Today's our topic is chemical changes from our surrounding. और हमारे चारों तरफ जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं जो कि केमिकल चेंजेस हैं और वो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, तो उन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस को आप यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ अ फ्यूल. सो बेसिकली ऑल टाइप ऑफ फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट. इट मीन्स those product or those compounds which consist carbon and hydrogen only in their chemical formula. So such compounds are known as hydrocarbons. तो hydrocarbons ही basically fuels के form में आप use करते हो. तो जो भी आप fuels like diesel, petrol, LPG gas, CNG gas और ethanol also used as one fuel. तो आप ethanol का भी आप इस्तेमाल एक fuel के form में आप करते हो. तो इन सारे fuels को जो भी आप कंबस्ट करते हो, सो ऑल दिस फ्यूल्स अंडरगोज अ केमिकल चेंज एंड देयर केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. और आप उसका फिर एप्लीकेशन आप उसका यूज़ करते हो या फिर आप उस एनर्जी को आप यूज़ करते हो. जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, लाइक सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर CNG विच इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. एक्चुअली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और CNG इज CH4 which is known as methane. The name of this complex is methane, or name of this compound is methane here. Methane contain one atom of carbon and 4 atoms of hydrogen. Actually methane is one gas, but when it compressed it at a high pressure, then gas converted into their liquid form, and that CNG is stored in basically one cylinder and used as a fuel for different vehicles and also for cooking purpose also. So आप CH4 का जो इस्तेमाल है, वैसे ज़्यादातर इसका यूज जो है वो व्हीकल्स वगैरह में किया जाता है. अलग अलग ट्रांसपोर्ट जो भी हम टैक्सीज होते हैं या फिर बसेस होती हैं, तो वो सभी CNG से चलती हैं. CNG वाले केस में ये एक बेनिफिट आपको मिलता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इम्प्योरिटीज़ या फिर इम्प्योर मटेरियल्स या फिर ऐसे कोई पॉल्यूटेंट्स बाहर नहीं आते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा इफेक्टेड करें. इफ़ वी यूज़ अ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स लाइक डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, सो all these fuels also consist lead and other phosphorus and sulfur, which converted into their oxide like lead oxide, nitrogen oxide and also sulfur oxide, which are harmful for our surrounding. But in case of methane, CH4, when it burn in the presence of oxygen, then it provide only carbon dioxide, water vapor and energy. So energy is used for different purpose like for moving vehicles, और आप जो भी गाड़ी चलाते हो या इन सभी में आप एनर्जी फॉर्मेट के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हो. साथ ही साथ जो 2 बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो none of this is harmful for our environment. इस दोनों में से कोई भी हमारे environment के लिए harmful नहीं होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली आप जो पेड़ पौधे होते हैं ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर से ऑक्सीजन का सप्लाई एटमॉस्फेयर में हो जाता है. तो इसके कारण हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. ह्यूमन बींग्स के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल होता है, क्योंकि ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल होगा. बट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एज हार्मफुल, जैसा कि अदर लाइक सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन्स के हैं, लेड के ऑक्साइड्स हैं. तो ये सब जितने भी फ्यूल से जो ऑक्साइड्स निकलते हैं उनके कंपैरिजन में हार्मफुल नेचर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है. सो CNG का जो यूज़ है ये ज़्यादातर हम लोग बड़े बड़े सिटीज़ में ट्रांसपोर्टेशन वाले गाड़ियों को चलाने या फिर जो लोग आदमी वगैरह को जो ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं CNG का. बिकॉज CNG के जलने के बाद जो भी बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, दीज आर नॉट सो हार्मफुल. सेम कंडीशन इज विथ LPG ऑल्सो. LPG, liquefied petroleum gas, their main constituent is butane, and the chemical formula of butane is C4H10. Actually butane in LPG, butane जो होता है, so this one is not only in C4H10 form. So LPG में आपको और भी अदर गैसेज लाइक मीथेन, प्रोपेन मिलते हैं, बट उनका अमाउंट बहुत ही ट्रेस होता है. द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज
butane. Actually it is mixture of normal butane and isobutane, but their chemical formula is still C4H10. So इनका chemical formula वही होगा C4H10, but ये basically दो तरह के format में मिलते हैं. एक को बोलते हैं हम लोग normal butane और दूसरे को बोलते हैं isobutane. So LPG, liquefied petroleum gas, this one is also one gas, but when we compressed in a cylinder, then it converted into their liquid form. So this one is liquefied petroleum gas, and this gas is used for cooking purpose और domestic level पे आप इसका इस्तेमाल करते हो gas का. When it combusts in the presence of oxygen, then it also produce carbon dioxide, water, and also heat energy. So heat energy is used for cooking purpose और other purposes के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. और जो ये बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, these are not so harmful for our environment and not also for not harmful for human beings also. तो ये दोनों में से ही human beings and environment इनको ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं डालता है. इसीलिए आप इस तरह के गैसेस का हम लोग यूज़ करते हैं अपने डोमेस्टिक लेवल पे कुकिंग पर्पस के लिए. And all of these are type of chemical change because here new products are formed by changing the reactant one. So here reactant is just changed into their different forms, अलग अलग forms में ये convert हो रहे हैं. So these are example of chemical change, and during these changes a lot of energy is generated, and that energy is used for different purposes. And so we can say that burning of fuel must be a type of chemical change because a new product is formed here, and this nature of these products are completely different from their parents one. Corrosion is also one type of chemical change because in corrosion refined metals converted into their more stable complexes by reaction between metal and other environmental conditions. So when one metal exposed in environmental conditions like moisture, like oxygen, like sulfur, जो भी gases हमारे चारों तरफ अवेलेबल हैं, उन सारे gases के contact में जब कोई भी metal जाता है, तो वैसे केस में वो metal अपने से more stable complex का formation करता है. That complexes are maybe in their sulfide form, maybe in their oxide form, maybe in their carbonate form. So metals, refined metals converted into their more stable complexes by reaction between metal and different environmental condition, and that process is known as corrosion. Actually corrosions in case of copper, when copper react with sulfur it forms copper sulfide. Similarly silver also react with sulfur and form silver sulfide. Iron also react with oxygen and form iron oxide. So FeO, or it can also form Fe2O3. These are two ferrous and ferric oxide of iron. So when iron exposed in air, then it form their oxide, corresponding oxides. Similarly calcium, pure calcium at first react with oxygen and form calcium oxide. That calcium oxide react with water, which is present in our atmosphere in form of vapor or in form of water vapor. So calcium oxide react with water and form calcium hydroxide, which is also known as lime water. So this one is lime water here, and this one is lime, and lime water again react with carbon dioxide, which is present in our environment. The percentage of carbon dioxide is 0.03% in our environment, and percentage value of carbon monoxide is 0.003%. So the percentage value of carbon monoxide is very less in our environment, but carbon dioxide is still 0.03%. So यहाँ पर जो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये लाइम वाटर के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो अगेन ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है CaCO3. एंड वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड हियर, बट दिस वन इज बाई प्रोडक्ट. सो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है हमारे लिए, उसका हमको यहाँ यूज़ नहीं है. वी विल टॉकिंग ओनली अबाउट हियर कैल्शियम कार्बोनेट. सो कैल्शियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जो कि हमको अपने अर्थ के ऊपर अलग अलग स्टोन्स, मार्बल्स के फॉर्म में मिलता है. इनके पहाड़ होते हैं बड़े बड़े. तो जब भी आप अगर कैल्शियम को, अगर आप उसके प्योर फॉर्म में अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो ये कैल्शियम ज़्यादा टाइम तक
स्टेबल नहीं रहता है। ये जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ये तुरंत कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है एंड सो ऑन। इस तरह के नेचुरल रिएक्शंस होते हैं, दीज आर नेचुरल रिएक्शन, और खुद होकर के ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि सर कैल्शियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ कैल्शियम। सो यस, सो कैल्शियम के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए कैल्शियम जो है वो अपने मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये चीज़ सिर्फ कैल्शियम के साथ नहीं होता है बल्कि सारे ही मेटल्स के साथ होते हैं। सो ऑल मेटल्स इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म जो भी होंगे, दीज आर प्योर मेटल्स जो भी हैं, सो ऑल दिस मेटल्स रिएक्ट विद देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस and form a different stable complexes, and the phenomenon is known as corrosion. When this formed compound just left the surface of metal in the form of either rust or dust, then such a process is known as rusting. So rusting is also a type of corrosion, or we can say that rusting is a type of corrosion, or all corrosions are rusting, but all rustings are not corrosion, because in rusting prepared compound, those compound which are prepared on the surface of metal, it just left the surface after some time either in the form of dust or in the form of rust. Just for iron, actually formation of iron oxide in presence of oxygen and vapor is an example of rusting. So in rusting of iron, basically iron react with oxygen and also water vapor present in our surrounding, and it form Fe2O3 dot XH2O. Here XH2O represent the number of water molecules attached with iron oxide unit. सो आयरन ऑक्साइड यूनिट के साथ कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को वो होल्ड कर रहा है, ये इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस वन इज chemical formula of rust. So for rusting actually both of these are necessary here, oxygen as well as water. So if any one of them is absent, then rusting is not possible. And on iron sheet basically, or in iron rod, on iron rod, these rusts are formed, and these complexes or compounds just escape the surface of rust, left the surface of iron after some time. तो वो क्या करता है, उस आयरन के सरफेस को छोड़ करके अलग हट जाता है, और जिस चीज़ को कि हम रस्ट के रूप में या फिर डस्ट के फॉर्म में हम उसको बाहर करते हैं, और ये प्रक्रिया हमारी रस्टिंग की प्रक्रिया कहलाती है। यानी ये प्रोसेस को आप यहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस बोलते हैं हम। सो रस्टिंग के लिए यहाँ पे हमने कहा कि दिस टू आर इम्पॉर्टेंट, these are presence of oxygen and also water. So we can also perform one activity to show these things, these two are necessary conditions for rusting. So this one is one important question for class 7. How can you show that oxygen and water both are necessary condition for rusting? So this one is one type of chemical change because a new product is formed here. And for performing that activity, just we take 3 test tubes labeled as A, B and C. In first test tube or in A test tube, just take a boil water. So अगर आपने वाटर को अगर पूरी तरह से बॉयल कर रखा है तो उनके अंदर से जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे बाहर आ जाएंगे। इफ़ यू जस्ट हीट द वाटर देन सम बबल्स उससे बाहर आते हैं, तो जो बबल्स बाहर आ रहे हैं वो एक्चुअली ऑक्सीजन जो उस वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो वाला बाहर आ रहा है। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन बाहर आ जाता है तो आप अब इस यहाँ पे वाटर का प्रेजेंस है बट ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एफी ड्रॉप ऑफ ऑयल आप यहाँ पे थोड़ा सा डाल देते हैं। सो ऑयल ड्रॉप डालने से एक और फ़ायदा हो जाता है कि ऊपर से अब कोई एयर इसके अंदर पेंट्रेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑयल का एक सरफेस जमा हो चुका है, लेयर। नाउ कवर्ड इट विद द हेल्प ऑफ वन कॉर्क एंड प्लेस्ड वन आयरन नेल इन इट। हमको क्या करना है, एक आयरन नेल इसके अंदर प्लेस्ड करना है इस बॉयल वाटर के अंदर। इसमें ऑक्सीजन एब्सेंस है क्योंकि आपने उस वाटर को बॉयल किया है, सारा ऑक्सीजन बाहर है, और हमने इसमें एक आयरन नेल हमने यूज़ किया है। इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब अगेन वी टेक वन आयरन नेल
and placed some calcium chloride pieces here. So calcium chloride is basically one anhydrous compound, or it's act as dehydrating agent. So dehydrating agent, it means those compound or complexes which just absorb water vapor from their surroundings. तो वो क्या करते हैं कि अपने चारों तरफ से जो भी वाटर वेपर अवेलेबल होगा इस सिस्टम में उसको ये absorb कर लेगा. So in B test tube only oxygen is present, but यहाँ पे moisture present नहीं है, और आपने इसको एक कैप से हमने यहाँ पे कवर रखा हुआ है जिसके कारण कि इसके अंदर अब और ज़्यादा मॉइस्चर की एंट्री नहीं होगी. सो moisture is absent but oxygen is present in this test tube. So in first test tube water is present, and in second test tube only oxygen is present. But in third test tube just we take cold water and placed one iron nail in it and just scap ad open. आपने इसको खुला छोड़ रखा है and cold water use किया है. So in third number test tube oxygen as well as water both are present here. So after a few days just we observed that only in C test tube the iron nail will undergoes rusting. So after 3 days or after 4 days we will observe that. So only iron nail of C test tube will undergoes rusting, neither A nor B, because in case of A oxygen is absent and in case of B water vapor is absent, and these two are necessary condition. It means if one of them is absent then rusting is not possible. So with the help of this activity we can show that these two are important or necessary conditions for rusting. Curding of milk is also a type of chemical change, because in curdling of milk, milk converted into one new product which is known as curd. So in curdling of milk, basically fats present in water converted into one solid product. Actually it is that solid product is byproduct of lactobacillus microorganism. This lactobacillus microorganism is one fat consuming microorganism. So this lactobacillus microorganism just consume the fats present in milk and they form one byproduct which is lactic acid. So due to formation of lactic acid, milk just form one solid product. That solid product is curd, and we cannot reverse this reaction. It means कि curd converted into milk ये ऐसा possible है नहीं. So we can't convert curd into again milk. So this one is a type of chemical change. In curdling of milk, basically a new product is formed which is curd, and it is formed by a lactobacillus microorganism which are fat consuming microorganism. So ये microorganism क्या करते हैं कि fat को consume करते हैं, खाते हैं उस चीज़ को as a food, and they form a byproduct. That byproduct is lactic acid, and that lactic acid is present, वो present होता है फिर आपके कर्ड में, जिसके कारण कि उसका खट्टा टेस्ट आता है आपको. The second one is, next one is churning of sugar. So if we just heat sugar on a flame in a china disk, then sugar converted into one black mass product. The chemical formula of sugar is C12H22 and O11. It means one molecule of sugar consists 12 atoms of carbon, 22 atoms of hydrogen and 11 atoms of hydrogen. All this when we heated sugar in a china disk on a flame, then there all 12 atoms of carbon are separated and 11 molecules of water are also separated in the form of vapor. So water just escape out from sugar sample in the form of vapor, and only 12 atoms of carbon of each molecule left in china disk. So that sugar
particular sugar which heated on China disk is converted into a black mass product. That black mass product is basically carbon atoms, और वो कार्बन होते हैं जो कि black mass product के फॉर्म में वहाँ चाइना डिस्क में जमा होते हैं. And this one is also one type of chemical reaction or chemical change because it cannot be reversed by reversing the conditions. आप यहाँ पे reverse करके again reactant को आप obtain नहीं कर सकते हो. साथ ही साथ in this change two different new products are formed which are completely different from their parents one. So charring of sugar is also a type of chemical change. So in this video we just discussed about burning of fuels, corrosion, rusting, curdling of milk and charring of sugar, and all of these are different types of chemical changes. So charring of sugar आप और भी एक procedure है. If we use one dehydrating agent like conc H2SO4. Conc H2SO4 is one dehydrating agent. So if we use C12H22O11, it means sugar, and apply or use conc H2SO4. So conc H2SO4 is one dehydrating agent. So it just absorb water molecules from sugar. तो ये जो conc H2SO4 है, this one is one dehydrating agent. So it absorb water molecule from sugar and left only atoms of carbon. So by this procedure also we can churn sugar. So sugar को आप अगर चर्निंग अगर उनका करना है, नहीं कार्बन को अगर अलग करना है हमको शुगर से, तो हमारे पास दो तरीका है. आइदर वी हीट शुगर अलोन. सो आप अगर हीट भी करते हैं तो इन दैट कंडीशन वाटर वेपर बाहर आ जाएगा और आपको कार्बन बाहर आएंगे. दूसरा तरीका, इफ वी यूज सेकंड वे, if we use conc H2SO4 as dehydrating agent, so conc H2SO4 just absorb these water molecules from sugar and convert it into their dilute form. So conc H2SO4 have one specific nature. It absorbs water molecules from any surface or any compounds or any complex and converted into their dilute form. So conc H2SO4 converted into their dilute form by absorbing water molecules, and only 12 atoms of carbon of each molecule of sugar is left here in the pot जहाँ पर कि आप ये रिएक्शन करा रहे होगे. And this one is also a type of chemical change because reactant completely converted into a new product and it cannot be reversed by reversing the conditions. Thank you.